सबसे आगे है, सबसे डेवलप्ड है, हाई स्टैंडर्ड है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये दो शब्द फेडरल और रिपब्लिक ये बहुत कुछ कह देते हैं। यानी जर्मनी हमारे भारत की तरह डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैपिटलिज्म है वहां पे, और वहां के लोगों को आजादी है वोट करने की या किसी अपने मंत्री को हटाने की। ठीक है, तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का पूरा नाम है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, और बर्लिन जैसे हमारा दिल्ली हो गया, दिल्ली में हर हर प्रांत से, हर स्टेट से लोग रहते हैं, आते हैं, संस्कृति मिक्स्ड है। वैसे ही बर्लिन को यूरोपियन का कल्चरल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि यूरोप के हर देश से लगभग की संस्कृति वहां पर मौजूद है, दिख सकती है। इसलिए ऑफिशियल भाषा जर्मनी की जर्मन है, आप सभी जानते हैं। नेशनल एंथम जर्मनी का है द डॉइचलैंड लीड। डॉइचलैंड, जर्मनी को जर्मन भाषा में डॉइचलैंड कहते हैं। लीड मतलब सॉन्ग, गान, तो ये उनका राष्ट्रगान है। अगर आपको मौका मिले, समय हो, तो आप जरूर सुनिएगा। जर्मनी का खुद का कोई मोटो नहीं है, कोई ऑफिशियल मोटो नहीं है, लेकिन उनका एक अनऑफिशियल मोटो है जो है यूनिटी एंड जस्टिस एंड फ्रीडम। तो यूनिटी, जस्टिस, फ्रीडम, जैसे हमारा देश सॉवरन सेक्युलर है, ऐसे ही वहां पे यूनिटी, जस्टिस और फ्रीडम पर काफी ध्यान दिया जाता है। जर्मनी का झंडा आप सबने देखा होगा, अगर आपने फुटबॉल मैच देखे हैं तो जर्मनी का झंडा में भी तिरंगा है, 3 रंग है। उसकी पहली पट्टी हॉरिजॉन्टल पट्टी काले रंग की है, उसके बाद लाल रंग, और उसके बाद पीले रंग की है। ये पीला या गोल्ड दोनों रंग हो सकते हैं। जो जर्मनी का एम्बलम है, जैसे हमारे राष्ट्र एम्बलम है अशोका पिलर, वैसे जो वहां का एम्बलम है वो है ईगल। ईगल चील, आर्डलर जिसे कहते हैं हम जर्मन में। अब वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं? वहां पे 75% जर्मन रहते हैं, जिनका मूल रूप जर्मनी का है। लगभग 4% के करीब टर्किश पीपल रहते हैं, लगभग 3% पोलिश, 2% रशियन, और 15 से 20% अलग अलग देश के, हमारे भारतीय भी वहां पे काफी मौजूद हैं। ठीक है, तो अब टर्किश पीपल कैसे आए वहां पे? अदर्स में स्पेन के हो गए, मोरक्को के हो गए, ये लोग कैसे आए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये इतिहास में हम जानेंगे कि इन लोगों का आना वहां पे कैसे हुआ। फिर अगर हम धर्म की बात करें, धर्म यानी रिलीजन, तो सबसे पहले 56 से 60% क्रिश्चियन है। अब क्रिश्चियन में भी 2 विभाजन है, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट्स नॉर्थ साइड में पाए जाते हैं जर्मनी के, और कैथोलिक्स जो है वो साउथ में पाए जाते हैं ज्यादा। ऐसा क्यों है, इसका भी एक इतिहास है। तो इसलिए आज जो भी है जर्मनी, उसका सब इतिहास आपको बता देगा कि ऐसा क्यों है। 38% लोगों का कोई रिलीजन नहीं है, या तो वो एथिस्ट है या किसी रिलीजन में नहीं मानते हैं। 5% इस्लाम और 1% अदर्स में हिंदू, बुद्धिस्ट आदि है। वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है? गवर्नमेंट है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। प्रेसिडेंट आप सब जानते होंगे, फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर। चांसलर है एंगेला मैर्केल। अब हम बात करें अगर अपर हाउस, लोअर हाउस की। गौरव, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं अभी? थोड़ा पीपीटी में से मैं समझाना चाहूंगी। यस दीदी, जस्ट अ मिनट। हाँ, इस बीच 2-3 बातें और बता दूं मैं आप सबको। करेंसी यूरो है, और पहले जब यूरो नहीं थी, यानी 1950 से पहले जर्मनी की करेंसी थी डॉइच मार्क। डॉइच मतलब जर्मन, मार्क मतलब मार्क, करेंसी। हाँ हाँ, यही, हाँ, सेकंड स्लाइड। अगर अब आप ध्यान से देखिए तो पहला मैप जो है वो यूरोप का है, और यूरोप में ये जर्मनी है छोटा सा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में जर्मनी कहाँ सिचुएटेड है। जर्मनी से ऊपर, ठीक है, जर्मनी से ऊपर पूरा समुद्र है, और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में वो
अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। अब आप राइट हैंड साइड में देखें तो ये पॉलिटिकल मैप है जर्मनी का। इसमें आप 16 स्टेट देख सकते हैं जर्मनी के और उनकी कैपिटल। ठीक है, ये 16 स्टेट कैसे फंक्शन करते हैं? ये 16 स्टेट बिल्कुल जैसे हमारे भारत के स्टेट हैं वैसे ही फंक्शन करते हैं, लेकिन और डिफरेंस ये है कि इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे भारत में सब अलग अलग स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग अलग स्टेट्स का खुद का झंडा नहीं है, अलग अलग स्टेट्स का खुद का एम्बलम नहीं है, हमारा एक ही है जो राष्ट्र का है। लेकिन जर्मनी में एक जर्मनी का तो है ही, साथ में हर छोटे छोटे जितने आप स्टेट देख सकते हैं, बायन है, बाडन विटमबर्ग है, राइनलैंड है, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ तक कि बर्लिन है, वो भी एक स्टेट है खुद में। उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका खुद का अपना झंडा है। तो ये मैं आपको इससे बता रही हूँ बातें कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जर्मनी में कितनी फ्रीडम है कि खुद एक स्टेट का खुद का अपने रूल है, खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड पीपीटी, नेक्स्ट, थर्ड स्लाइड। हाँ, तो ये प्रेसिडेंट है वॉल्टर स्टाइनमायर, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर, और ये एंगेला मैर्केल है जो हमारी चांसलर है जर्मनी की। ये करीब 15-20 साल से जर्मनी की चांसलर है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन इन द वर्ल्ड भी हैं। और मैंने कहा था आपको कि एम्बलम है जर्मनी का ये ईगल, चील, ये जो बीच में है ये एम्बलम है। और एक छोटी सी इमेज आप देख रहे होंगे वो पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम की कितनी पार्टीज हैं जर्मनी में? कुल 6 से 7 पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे भारत की तरह नहीं है कि बहुत सारी रीजनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, हर स्टेट में इतनी ही पार्टी है, नेशनल लेवल पे भी इतनी ही पार्टीज हैं, इससे ज्यादा नहीं है। एसपीडी, सीएसयू, सीएसयू, सीडीयू, लेफ्ट और ग्रीन। जो ग्रीन पार्टी है वो एनवायरमेंटल को लेके काफी काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हाँ, ये सारा इलेक्टोरेट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये समझने में थोड़ा कठिन है क्योंकि हमारे भारत जैसा नहीं है, लोअर हाउस अपर हाउस इतना इजी नहीं है, भारत में ज्यादा इजी है। ठीक है, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हम सीधा बात करते हैं, ऊपर ऊपर से बताएंगे हम आपको। अपर हाउस कहते हैं जर्मनी में, अपर हाउस यानी राज्यसभा जो हमारे भारत में है वो है बुंडेसराट, लोअर हाउस बुंडेसटाग। बस ये तो आपकी आप जानकारी ही रखिए और कुछ नहीं। बॉर्डर की हम बात कर चुके हैं, नॉर्थ में डेनमार्क है, ईस्ट में पोलैंड चेक रिपब्लिक है, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया है, साउथ वेस्ट में स्विट्जरलैंड है, वेस्ट में बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, फ्रांस आता है, और नॉर्थ वेस्ट में नीदरलैंड्स। ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा जर्मनी जो आज है, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप में, इतना छोटा, पहले ये इतना छोटा नहीं था। ऑस्ट्रिया, जितना ऑस्ट्रिया है वो भी जर्मनी का ही पार्ट था, यहाँ तक कि चेक रिपब्लिक भी जर्मनी का पार्ट था। तो ये जर्मनी का मैप हर सेंचुरी में, हर इतिहास के हर मोड़ पे घटता बढ़ता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले होली रोमन एम्पायर, पूरा यूरोप, पूरा यूरोपीय साथ कोई कंट्री नहीं थी यूरोप में, पूरा यूरोप होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, जिसमें पोप जो वेटिकन सिटी में है पोप, वो हेड हुआ करते थे और चर्च हर चीज देखता था। फिर नेशनलिज्म, लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जगी, नेशनलिज्म से कि अच्छा हम जर्मन है, हम एक भाषा बोलते हैं, हम फ्रेंच है, हम एक भाषा बोलते हैं, तो हम सब रोमन के नीचे क्यों आए? ठीक है, तो तब विभाजन होने स्टार्ट हो गया, तब बाउंड्री स्टार्ट हो गई। तो जर्मन एम्पायर 1871 में बनी। फिर आया वाइमार रिपब्लिक। वाइमार रिपब्लिक का इतिहास भी आप जानेंगे, ये 1918 में। फिर नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी एक काफी ही दर्दनाक हादसा रहा है जर्मन इतिहास में, जिसमें हिटलर जैसा इंसान, क्रूर इंसान आया, जिसने कम से कम लाखों करोड़ों यहूदियों को, लाखों करोड़ों खुद के लोगों को मारा। वो क्यों मारा वो सब आप बाद में पढ़ेंगे जब आप जर्मन स्टडीज लेंगे। फिर जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म हो चुका था, कोई नहीं था जर्मनी में, जितने बड़े बड़े घर थे वो सब ईंट मिट्टी में तब्दील हो गए थे।
तब हुआ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, जर्मनी दो भागों में डिवाइड हुआ। और उसके बाद 3 अक्टूबर 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। ठीक है, जर्मनी ईस्ट और वेस्ट नहीं था, एक हो गया था ये। तो अब जो आज का जर्मनी है वो वही है। नेक्स्ट गौरव। हाँ, तो अब आप इसमें 5 इमेजेस देख सकते हैं। मैंने ये इमेज इसलिए ली है, नाजी जर्मनी के बारे में फोकस कर रही हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले इतना उससे पहले मतलब एक समान इतिहास ही रहा है और उसके बाद भी समान इतिहास रहा है। लेकिन ये जो हिटलर का टाइम पीरियड था ये काफी क्रूर था और प्रोपोगेंडा वाला था। और हम आप देखेंगे, आप जानेंगे। तो पहली ये जो बीच में है स्वास्तिका का साइन है, स्वास्तिका का साइन टेढ़ा टेढ़ा साइन है, ये नाजी जर्मनी यानी हिटलर का एम्बलम था। फिर आप फर्स्ट इमेज में देखेंगे तो एक मिलिट्री सोल्जर्स की परेड जा रही है जिन्होंने झंडा पकड़ रखा है। फिर सेकंड इमेज में आप देखेंगे हिटलर है, हिटलर का ये सल्यूट करने का तरीका था, हाइल हिटलर जिसे कहते थे। और फिर थर्ड इमेज भी यही है, सेम है। और फोर्थ इमेज में भी हिटलर है और उसके साथ उसके बहुत ऑफिशियल्स भी हैं। ठीक है, तो अब ये टाइम पीरियड जर्मन इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि लोग, जर्मनी सरकार इस इतिहास को भूलना चाह रही है। उनके लिए ये काला इतिहास था। ठीक है गौरव, नेक्स्ट। इसमें ये बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं और ये हिटलर की यूथ आर्मी में थे। यूथ आर्मी आप लोग समझ गए, बच्चों की, इसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे। ठीक है, तो ये अब बच्चे जो उस टाइम बच्चे थे अब काफी बड़े हो गए, कुछ लोग नहीं रहे हैं इस दुनिया में। तो उन पे भी ट्रायल्स चले, उनके लिए भी काफी बुरा भला भला कहा गया कि उन्होंने हिटलर का साथ क्यों दिया। लेकिन उस टाइम ये बच्चे थे जो इनको कहा गया इन्होंने करा। तो मैं आपको इसलिए ये इमेजेस दिखा रही हूँ कि हर कोई अछूता नहीं था, चाहे वो विमेन हो, मेन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बुढ़े हो, कोई भी हो, हर कोई नाजी जर्मनी में इन्वॉल्व था। ठीक है, अब हम थोड़ी पॉलिटिकल बात करते हैं जर्मनी की। अब मैंने आपको बता ही दिया है, जर्मनी 16 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में बटा हुआ है। जर्मनी की फाइनेंशियल कैपिटल फ्रैंकफर्ट है। क्यों है? क्योंकि वहां पे यूरोपियन बैंक स्थित है। ठीक है, ये कहा पूछा जा सकता है कि क्यों है, क्योंकि वहां पे यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है वो फ्रैंकफर्ट में स्थित है। लार्जेस्ट स्टेट बवारिया है। जर्मनी की जर्मनी का सबसे लार्जेस्ट एरिया रूअर गेबिट कहलाया जाता है। रूअर गेबिट फ्रांस और जर्मनी के बीचों बीच आता है। अदर मेजर सिटीज जर्मनी की है म्यूनिक, हाम्बुर्ग, क्योल, स्टुटगार्ट, ड्यूसलडॉर्फ, लाइप्जिग, ब्रेमेन, ड्रेस्डन, हानोवर, न्यूरम्बर्ग। हर जगह एयरपोर्ट है, हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया है। अब थोड़ी सी मैं आपको इतिहास की बात बताती हूँ, स्क्रीन पे भी आप पढ़ सकते हैं। After the collapse of Holy Roman Empire, the German Confederation was formed in 1815. After World War I and the Revolution of 1918 to 1919, the empire was replaced by the parliamentary Weimar Republic. तो अब तक आप देख सकते हैं वाइमार रिपब्लिक तक राजाओं का राज था। वहां पे एक राजा था, सेनापति थे, दोनों जर्मनी पे राज कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। तो एक तरह से वहां पे इंपेरियलिज्म यानी राजा है। उसके बाद वाइमार रिपब्लिक को रिपब्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले वाइमार एक जगह है। ठीक है, वहां पे ये साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी और रिपब्लिक रहेगा जर्मनी, तो इसलिए वाइमार रिपब्लिक। होलोकॉस्ट मीन्स ब्रूटल मर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज। अब ये होलोकॉस्ट क्या है? ये नाजी जर्मनी में हिटलर द्वारा कंसंट्रेशन कैंप्स खड़े करे गए थे लगभग 5-6 शहरों में, और उसमें यहूदियों को, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं, जो कुछ काम नहीं कर सकते जर्मनी में, उन सबको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मारा गया था। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे, आप मूवीज भी देखेंगे जब आप जर्मन स्टडीज में प्रवेश करेंगे। West Germany was formed from the American, British and French occupation zone.
whereas East Germany was formed from Soviet occupation zone. अब होलोकॉस्ट यानी नाजी जर्मनी मतलब हिटलर। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ? एक तो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका गया और दूसरा हिटलर का मरना, हिटलर ने सुसाइड किया। ठीक है, ये 2 इंसिडेंट्स थे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। आपने ऑलरेडी इतिहास में अपने पढ़ा होगा स्कूल्स में। तो अब यहाँ पे चार देशों ने जर्मनी पे हमला बोला हुआ था। वेस्ट पश्चिम से यूएसए और फ्रांस, उत्तर से यूके जो कि ग्रेट ब्रिटेन है, और ईस्ट से यूएसएसआर में, यूएसएसआर यानी जो आज का रशिया है। ठीक है, तो जब हिटलर ने सुसाइड कर लिया, अब जब उस देश का राजा, उस देश का मुखिया ही मर गया, तो बाकी लोग क्या कर सकते थे? जो उसके एकदम ऑफिशियल्स थे, जो हमने अभी इमेज देखी जिनके साथ हिटलर खड़ा है, उन लोगों ने भी सुसाइड कर लिया। और अब बचे वहां के लोग। तो जो वहां के नाजी लोग थे उनको तो बंदी बना लिया गया, लेकिन जो वहां के कॉमन लोग थे, जो वहां के कंसंट्रेशन कैंप में यहूदी बंदी थे, उन सबको छुड़ा दिया गया। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने जर्मनी का मैप भी देख लिया है, आपने यूरोप में जर्मनी कैसे स्थित है ये भी देख लिया है। अब नॉर्थ तो यूके का पार्ट हो गया, वेस्ट फ्रांस और यूएसए का पार्ट हो गया, और ईस्ट यूएसएसआर का। ठीक है, तो ये सब आप लोग इमेजिन कीजिए। अब कम से कम 5-6 साल जर्मनी ऐसे ही 4 भाग में डिवाइडेड रहा, और फिर 1949 में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के रूप में 2 देश उभर के आए। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के अंडर रहा, और वेस्ट जर्मनी यूएसए, यूके और फ्रांस के अंडर। अब थोड़ी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं हम लोग। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन 1970 में एक कोल कमेटी के नाम से चला, जिसमें 6 देशों ने एकजुट होकर कहा कि हम कोल, स्टील ये सब एक दूसरे से बांटेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो कोल और स्टील का माइन एरिया है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही है। तो शुरू से फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हमेशा होती रही है इस एरिया पे कि ये एरिया कहाँ जाएगा। ठीक है, तो 1970 में एक कमेटी गठित हुई जिसने कहा गया, 6 देशों ने कहा कि हम बराबर हिस्से में बांटेंगे कोयले को और स्टील को, क्योंकि इंडस्ट्रियल नेशन है ये, सबको अपनी इंडस्ट्री के लिए स्टील चाहिए और कोयला चाहिए। उसके बाद 1993 में यानी 1993 में यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया इसी कमेटी को, और आज के डेट में इसमें 22 से 27 नेशन है यूरोपियन यूनियन के पार्ट है। Germany is a part of Schengen area and became a co-founder of the Eurozone in 1999. Schengen area is an area comprising 26 European states that have officially abolished all passports and all other types of border control at their. आप जर्मनी जा रहे हैं, आपने जर्मनी का पासपोर्ट वीजा ले लिया है यहाँ से, दिल्ली से, तो आप वहां जाके ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, प्राग, डेनमार्क सब घूम सकते हैं बिना किसी और वीजा के। ठीक है, आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ देश हैं जैसे यूके हो गया, वहां पे आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 26 देश है जिसे हम शेंगन एरिया कहते हैं, और इसमें आप किसी भी एक देश का पासपोर्ट वीजा ले लो तो आप हर देश में, हर 26 देश में आराम से घूम सकते हैं। कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, कोई बॉर्डर चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब जर्मनी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अहम भूमिका निभाता है। जर्मनी यूनाइटेड नेशंस का बहुत अहम रोल वाला पार्ट है। नेटो, G7, G20, OECD। G7, G20 आप समझते हैं, ग्रुप 7, ग्रुप 20, जो 7 प्रमुख देश हैं और 20 प्रमुख देश हैं, इन सब में जर्मनी की काफी अहम भूमिका रही है। अब दोबारा हम इतिहास पे आते हैं जर्मनी के। Mayor 1 shows that ancient humans were present in Germany at least 600। ऐसा क्यों कहा गया है? जर्मनी में या वहां के लोगों के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लंबे चौड़े, कहीं छोटे, कहीं काले, कहीं गोरे, कहीं पीले रंग के। ठीक है, तो ऐसे ही जो आज का जर्मन व्यक्ति है, जो जर्मन मूल का व्यक्ति है,
उसका उसके करीब 600,000 साल पहले उनके ट्रेसेस पाए गए, यानी जर्मन्स तब भी मौजूद थे। जो जर्मन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जर्मन एथनिक ग्रुप है, वो तब भी मौजूद थे। यानी जर्मन इंसान या इंसान नहीं बल्कि जर्मन एथनिसिटी 600,000 साल पुरानी है। ओल्डेस्ट हंटिंग वेपन्स फाउंड इन अ कोल माइन इन श्योनिंगन। कोल माइन हमने पहली बात की, कोल माइन पार्ट है, एरिया है फ्रांस और जर्मनी के बीच का। ओल्डेस्ट हंटिंग वेपन यानी हंट करना, तो एक तरह से जर्मनी के लोगों को बारबैरिक कहा जाता है। बारबैरिक नोमैडिक, उनका खुद का घर नहीं है, वो घूमेंगे, अपना घर बनाएंगे, फिर हंट करेंगे, खाएंगे जानवर को। ये उनका करीब पिछले 300 साल तक यही चलता आ रहा था। First ever non-modern human fossil was discovered in Neanderthal Valley. The new species of human was called Neanderthal. ठीक है, तो जो फॉसिल्स आप समझते हैं, फॉसिल्स ट्रेसेस हो गए, वो सबसे पहले नियांडर वैली में ही मिले थे, और नियांडर वैली जगह है जर्मनी में। स्वेबियन यूरा इन उल्म आर केव्स इन द एल्प माउंटेन रेंज। यहाँ पे केव्स में काफी कुछ पुराना पाया गया है। नेब्रा स्काई डिस्क इज अ ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट created during the Bronze Age attributed to a site near Nebra. Bronze Age आप जानते होंगे, इतिहास में आपने पढ़ा है, Bronze Age जब मेटल का काम स्टार्ट हुआ उसे ब्रोंज एज कहते हैं। तो ये एक नेब्रा स्काई डिस्क, ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि उस दौरान बनाया गया था। कम से कम ये भी हजारों साल पहले की बात है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। Germany tribes and Frankish Empire. Under Augustus, Rome began to invade Germania. मैंने आपको पहले बताया, जर्मनी कोई देश नहीं था। जहां जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी उसको जर्मेनिया कहा जाता था। ठीक है, अब रोम क्योंकि ये सब होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, इसलिए रोम एक तरह से आप कह लीजिए जर्मेनिया भी रोम के अंदर आता था। अंडर ऑगस्टस राजा था रोम का। Rome began to invade Germania. Rome started to invade Germania, an area extending roughly from Rhine to Ural Mountains. अब ये जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरल माउंटेन्स है रशिया में, राइन वैली है, राइन रिवर है जो जर्मनी में है इस वक्त। तो आप सोच लीजिए, इतने पूरे जर्मनी से रशिया जितना भी एरिया है उसे जर्मेनिया कहा जाता था। इसका मतलब उस पूरे एरिया में जर्मन भाषा बोली जाती थी, जो कि अब बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए कहा कि आज मिक्स्ड लोग रहते हैं, तो वो क्यों है, तो इसके लिए इसका इतिहास पढ़ना काफी जरूरी है, इसलिए हम ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। However, Baden-Württemberg, southern Bavaria, southern Hesse and western Rhineland has been incorporated into Roman provinces. Württemberg, Bavaria और Hesse ये स्टेट्स है, अभी भी मौजूद है, ये रोम में आते थे, यानी रोमन एम्पायर में आते थे। After the invasion of the Huns, nomadic people, in 375, and with the decline of Rome from 395, Germanic tribes moved farther southwest. Again, I emphasize that your imagination, a geographical political map, and a little bit of history is important to understand these things. Okay, so we can skip this. This you can read when Gaurav or Vikas will provide you the study material. Now comes East Francia and Holy Roman Empire. होली रोमन एम्पायर, अगर आप जर्मन स्टूडेंट, जर्मन सेंटर में आते हैं, स्टूडेंट बनते हैं, जर्मन स्टडीज में बीए करेंगे, तो ये आप नाम बहुत सुनेंगे, होली रोमन एम्पायर बहुत सुनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी तो अच्छा रहेगा। अभी छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं कि क्या हुआ जर्मनी के साथ या जर्मनी में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। फ्रांस वॉज डिवाइडेड इन 843, the territory initially known as East Francia. ठीक है, तो अब जर्मनी को पहले जर्मनी नहीं बल्कि ईस्ट फ्रांसिया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि फ्रांस डिवाइड हुआ और फ्रांस के ईस्ट साइड में जर्मनी है, इसलिए उसको ईस्ट फ्रांसिया कह दिया। जैसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल डिवाइड हुए तो उसे वेस्ट बंगाल कह दिया, भले ही हमारे देश में वो ईस्ट साइड में है। ठीक है ना। Otto I, traditionally known as Otto the Great, the East Francian king from 963
and Holy Roman Emperor from 962 until his death in 973. So Otto I was the king of East Francian. East Francian मतलब Germany. Population declined in the first half of the 14th century, starting with the Great Famine in 1315, followed by the Black Death of 1348 to 1350. Okay. इसके बाद रेनेसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ. रेनेसा आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. खाना नहीं था, पानी नहीं था, हार्वेस्ट नहीं हो रही थी, किसानी नहीं हो रही थी, खेती नहीं हो रही थी. ब्लैक डेथ, प्लेग. तब प्लेग आया था 2-3 साल का. प्लेग चूहों से ये बीमारी लगती है, सबको, आपको पता होगा. और लोग खड़े खड़े गिर जाते थे, मर जाते थे, उनका हाथ उतर गया, उनके पैर उतर गए. प्लेग बहुत बुरी बीमारी थी. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना भी है, जानलेवा है, लेकिन उससे कई ज्यादा ये ब्लैक डेथ जिसे कहते हैं प्लेग. और इसके बाद आया था रेनेसा टाइम पीरियड. नेक्स्ट, योहानेस गुटेनबर्ग इंट्रोड्यूस्ड मूवेबल टाइप प्रिंटिंग टू यूरोप. ये नाम बहुत जरूरी है, बहुत आपको इम्पोर्टेंट है और याद करना होगा. योहानेस गुटेनबर्ग, इसे जोहानेस भी कह सकते हैं, लेकिन जर्मन भाषा में जे य होता है, योहानेस. ठीक है. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रिंटिंग मशीन इजाद की. तो जो आज हम किताबें पढ़ पा रहे हैं, आज हमारे पास किताबें हैं, हार्ड कॉपीज हैं, न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं, दुनिया जहाँ की चीजें हैं प्रिंट की, वो सब इनकी देन है, क्योंकि इन्होंने प्रिंटिंग मशीन इजाद की थी. कहा जाता है कि इससे पहले चीनियों ने कर दी थी, लेकिन अभी भी यही माना जाता है कि योहानेस गुटेनबर्ग ने ही फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन इजाद की. In 1517, Martin Luther nailed 95 theses. Now, who was Martin Luther? Martin Luther was a reformist जो रिफॉर्म कर रहे हैं, जो रिवोल्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है हमारे समाज में. तो वो थे मार्टिन लूथर. अब आप इनको मार्टिन लूथर किंग से कंफ्यूज मत होना. ठीक है. मार्टिन लूथर किंग थे अभी यूएसए में, जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई की. ये मार्टिन लूथर थे 1500 में जर्मनी में. ये फादर थे चर्च में, प्रोटेस्टेंट चर्च, इन्होंने प्रोटेस्टेंट इजाद किया. और उन्होंने बाइबल को लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट किया. तो अगर आप जर्मन भाषा में आएंगे, जर्मन केंद्र में आएंगे, तो आपको याद रखना होगा कि पहले ट्रांसलेटर जर्मन में कौन थे, मार्टिन लूथर. उन्होंने लैटिन भाषा से जर्मन में करा. इनका कहना था कि हमेशा जो ये भगवान की बातें हैं, ये आम इंसान क्यों नहीं पढ़ सकता. अब आम इंसान की भाषा तो थी जर्मन, अब फादर इन सब की भाषा थी लैटिन, पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी लैटिन. ठीक है. तो इन्होंने आम इंसान के लिए, जैसे आम लोग खुद उस बुक को समझ सके, इन्होंने ट्रांसलेट किया. 95 थीसिस इनका, अगर आप क्रिश्चियनिटी से थोड़ा वास्ता रखते हैं तो आप जानते होंगे, ये ईसाइयों की एक किताब है. फिर हुआ कोलोन वॉर हुआ. अभी कंफ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है. तो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को 2 में बट गया, कैथोलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए. मार्टिन लूथर नॉर्थ में रहते थे जर्मनी की, इसलिए उनके शिष्य, उनके फॉलोअर्स प्रोटेस्टेंट हो गए, और नीचे साउथ में अभी भी कैथोलिक थे. ठीक है. तो ये आपको इमेजिन करना है, प्लीज आप हर चीज अपने सामने रखिएगा. ठीक है. अब इसीलिए कोलोन वॉर हुआ, क्योल का वॉर हुआ. कोलोन अभी भी एक शहर है. उसमें क्या वॉर हुआ बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. फिर 30 इयर्स वॉर हुआ, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. ये भी रिलीजियस वॉर था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में, और ये 30 साल चला है ये वॉर, और इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है जर्मनी का. और अभी भी आज भी लिटरेचर है, कुछ भी है, आप कल्चर है, आर्ट है, पेंटिंग है, आप 30 इयर्स वॉर के बारे में जरूर देखोगे, क्योंकि ये भी एक काला इतिहास रहा है. फिर पीस ऑफ वेस्टफेलिया एक शहर है, वहां पे पीस ट्रीटी साइन हुई, और इसीलिए इसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है. फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला-शॉपल ऑफ 1748, समटाइम्स कॉल्ड ट्रीटी ऑफ आखन. आखन भी एक जगह है, शहर का नाम है. एंडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन. तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब पहले एक था.
अब हम आते हैं जर्मन कन्फेडरेशन एंड एम्पायर पे। अगर आप देखें तो जर्मनी में काफी वॉर, जर्मनी में काफी ब्रूटल चीजें, काफी क्रूर और काफी काफी घृणात्मक चीजें हुई हैं, ठीक है। इसी बीच जर्मनी में लिटरेचर यानी साहित्य और पेंटिंग्स वो भी फल फूल रहा था, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें लगातार चलती हैं, हमारा इतिहास, हिस्ट्री, कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारा साहित्य। साहित्य समाज में जो हो रहा है, साहित्यकार उसी को देख के लिखता है, ठीक है। तो आप ये सब तीनों चीजें आपको इंटरलिंक करनी पड़ेगी। अब फॉलोइंग द फॉल ऑफ नेपोलियन, ये बहुत जरूरी है। फ्रांस में नेपोलियन आ गए थे। द कांग्रेस ऑफ वियना फाउंडेड द जर्मन कॉन्फेडरेशन, a loose league of 39 sovereign states. German Confederation is also known as Deutscher Bund. Deutscher German. Bund, land or maybe a federal state. Okay. So Napoleon came. When Napoleon came, how Napoleon came. Napoleon also killed French king. Then he succeeded. Okay, so these things are all interlinked. That is why a student of German studies has to read a history of Europe plus history of France plus history of maybe UK or USSR. Okay, because everything influences German history. And if we want to understand why Germany is today, why it is so developed, why it is so why it's always on first position in everything, then it's very necessary to go back and look. All right. Just for your information, I would like to tell you that Germany is known as Land der Dichter und Denker. Land, country. Dichter, poet. Denker, thinker. तो लैंड ऑफ पोएट्स एंड थिंकर्स, बुद्धिजीवियों का देश है वो। तो क्यों है? ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, उसका एक इतिहास है, एक समाज में संस्कृति चलती आई है, इसका साहित्य है, ठीक है। तो अभी आप ऊपर ऊपर से नजरें डाल के जब आप जेएनयू में आएंगे या आप जर्मन केंद्र में आएंगे तब आपको काफी डीप में ये सब चीजें पता चल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्फराइन। सॉल्फराइन, सॉल मतलब टैक्स, फराइन मतलब यूनियन। तो जर्मनी कैसे चलता था? जर्मनी में राजा हो गया, जर्मनी का सेनापति हो गया, जर्मनी के आम लोग हैं जो किसानी कर रहे हैं, जो ब्रेड बना रहे हैं। अब किसानी में वो हमारे तरह किसानी नहीं करते थे, अब वो वाइन बनाते थे, बियर बनाते थे, अंगूर की खेती होती थी, फिर आलू की खेती वहां पे होती है, आटा मैदा इन सब की खेती वहां नहीं होती थी, ठीक है। वहां पे लोहार हुआ करते थे, पॉटर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो सॉल्फराइन, सॉल उन सबसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। इसलिए जर्मनी चलता था, पूरा जर्मनी की इकोनॉमी। जो एक आम लोग हैं, आम लोग काम कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूला गया, या कोई और देश का जहाज है हमारे जर्मनी में आना चाहता है तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। तो इन सब चीजों से टैक्स इकट्ठा किया गया और ये सॉल्फराइन के अंतर्गत आता है। It was a coalition of German states formed to manage tariff English में यानी tax and economic policies within their territories. Austria denies the government because it is a liberal government. Frederick William IV, King of Prussia, was offered the title of emperor, but with the loss of power, he rejected the crown and the proposed constitution, a temporary setback for the movement. Okay, तो जर्मनी अभी आजाद था, अभी कोई वॉर नहीं हो रहा था उसमें। फिर सॉल्फराइन बनाए गए। सॉल्फराइन का काम था टैक्स इकट्ठे करना, कोई हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहा है या कैसा भी है, कोई ओकेजन है या कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उन सबसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक विलियम IV। अब मैं आपको बता दूं, अब तक जर्मनी ईस्ट फ्रांसिया था, जर्मेनिया था, अब उसे कहा गया प्रशिया। प्रशिया आपने पढ़ा होगा, ऑटोमैन फॉन बिस्मार्क का नाम सुना होगा, तो प्रशिया आप जानते होंगे, ठीक है। उसमें क्या हुआ? प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम IV, उन्होंने अपना ताज वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक फेल्ड किंग है, वो एक जो राजा को करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ही रिजेक्टेड द क्राउन एंड ही इवन रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंसिडेंट जर्मनी के लिए काफी सेटबैक था। अब जर्मनी का राजा कौन बनेगा? क्योंकि राजाओं को तो भगवान का रूप माना जाता है हर देश में, हमारे यहाँ भी है ना। इसीलिए
Then King William I appointed Otto von Bismarck as the Minister President of Prussia in 1862. Now Bismarck is Minister of Prussia, Minister President of Prussia. ठीक है, जैसे हमारे चांसलर एंगेला मैर्केल आज है, 300 साल पहले कौन थे? ऑटो von Bismarck. And he is also known as Iron Man of Germany because जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को एकजुट किया साम दाम दंड भेद से, ऐसे ही ऑटो von बिस्मार्क ने जो 500-600 छोटे छोटे किंगडम थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको एकजुट किया। आपकी भाषा जर्मन है तो आप जर्मनी में आइए, आपकी भाषा जर्मन है, आपकी हमारी संस्कृति एक है तो आप जर्मनी में आइए। आप कोई अलग राजा नहीं है, ठीक है, आप कोई अलग ड्यूक, नोबेल, एरिस्टोक्रेट अंतर्गत आते हैं। और जर्मनी अब एक देश है, तो जो आज आप जर्मनी एक देश सुनते हो, पढ़ते हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो von बिस्मार्क की देन है, ठीक है। बिस्मार्क सक्सेसफुली कंक्लूडेड द वॉर विद देम इन द ऑस्ट्रो-जर्मन कॉन्फेडरेशन था, लेकिन जब बिस्मार्क ने देश बनाया, बिस्मार्क ने कंक्लूड किया कि क्या बाउंड्रीज होंगी, तब उसमें ऑस्ट्रिया को नहीं कंसीडर किया गया। मैं आशा करती हूँ कि सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। हम सारे सवाल इस लेक्चर के एंड में लेंगे। अभी आप बस एक स्टोरी की तरह सुनिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप कुछ लिखिए मत, सिर्फ सुनिए, ये स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, Prussia was the dominant constituent state of new empire. The king of Prussia ruled as its concurrent emperor. The Berlin became its capital. तो तब से 1871 से जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, इसीलिए कल्चरल कैपिटल भी है, क्योंकि जितने मेजर चेंजेस होते हैं, जितना कुछ फेस्टिवल होगा, यहाँ तक कि आपकी डॉन मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान था, वो भी पूरी बर्लिन में शूट हुई थी, ठीक है। तो बर्लिन काफी ही कल्चरल कैपिटल, काफी अच्छी, काफी रिच मानी जाती है। और हाँ, तो अब सेनापति या मिनिस्टर ऑटो von बिस्मार्क बन गए थे, और सो इट मींस रोल ऑफ किंग इज सब्जुगेटेड। जो किंग का रोल है, जो किंग को फैसले लेने थे, अब वो नहीं लेने थे, अब कौन लेगा? ऑटो von बिस्मार्क। ऑटो von बिस्मार्क को हम बिस्मार्क कह सकते हैं। Prussia was the dominant constituent, हाँ ये हमने कर लिया है। फिर on 18 January 1871 German Empire unification by Otto von Bismarck. He is also known as the man of blood and iron. The Triple Alliance was an agreement between Germany, Austria-Hungary, and Italy. What was the Triple Alliance? That we will not attack each other. Germany, Austria-Hungary, and Italy. That is why ये alliance की वजह से ही जर्मनी, जब नाजी जर्मनी, जब हिटलर आया जर्मनी में, तब इटली में कौन था? मुसोलिनी, ठीक है। इसलिए इटली और जर्मनी में तब भी वॉर नहीं हुआ था। जब हिटलर जर्मनी के यहूदियों को मार रहा था, तब मुसोलिनी ने इटली से भी यहूदी भेजे थे ट्रेनों में भर भर के कि इनको भी मारा जाए, ठीक है। तो ये अलायंस तब से है, आज भी, आज अब कोई अलायंस नहीं है, लेकिन इटली और जर्मनी काफी फ्रेंडली देश है। It was formed on 20 May 1882 and renewed periodically until it expired in 1950. At the Berlin Conference in 1884, Germany claimed several colonies, including German East Africa, German Southwest Africa, Togoland, and Cameroon. एक ये सबसे गलत फहमी है बुद्धिजीवियों के बीच में कि जर्मनी ने कभी किसी देश को कोलोनाइज नहीं करा, कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। ये गलत है। जर्मनी ने अफ्रीका के 4 देशों को गुलाम बनाया था। तब देश नहीं थे, तब नाम्बिया, टोगोलैंड, कैमरून, इनको अपने अपनी कॉलोनी बनाई थी और काफी क्राइम भी करी थी। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में करा था, काफी लोगों को मारा था, ऐसे ही जर्मनी ने भी किया था। जर्मनी को इंडिया में भी काफी इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पे जर्मनी हमारे जितने भी उपनिषद, वेदास, ये सब थे, इनमें इंटरेस्ट था। बेसिकली इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, इंडिया के साहित्य में इंटरेस्ट था, और इन्होंने जो रिसोर्सेस वो अफ्रीका में काफी मिसयूज करी।
The colonial government in Southwest Africa, that is present day Namibia, जो नामीबिया वाला है उसमें आप अभी भी जर्मन स्कूल्स देख सकते हैं. जर्मन जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स के जमाने की स्कूल्स हैं, ऐसे ही नामीबिया में भी जर्मन ने जब कोलोनाइज किया था उस टाइम पीरियड के स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ है. ट्रेन है. Treaty of Versailles, signed on 28 June 1919 in Versailles. In this treaty, Germany, as a part of Central Powers, accepted defeated by the Allies in World War I. ये जो Treaty of Versailles है, ये बहुत important है. जो Treaty of Versailles, less L silent है, ये French word है, ये जगह है फ्रांस में, इसलिए ये Versailles बोलेंगे हम इसे, ठीक है. ये साइन हुई थी 1990 में, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ था उसके बाद, और ये एक तमाचा था जर्मनी के मुंह पे. जर्मनी को बहुत बुरी तरह से एक्सेप्ट करवाया गया था कि तुम लोग हार चुके हो, तुम लोग गुड फॉर नथिंग हो, ठीक है. तो ये भी एक गुस्सा था हिटलर के अंदर. तो हिटलर ऐसा क्यों हुआ, हिटलर ने इतनी मौतें क्यों करी, हिटलर ने इतने कब्जे क्यों करे देशों में. एक इसका ये भी कारण है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर और जर्मनी को काफी बुरी तरह से हार फेस करनी पड़ी थी. और आपको मैं बता दूं, हिटलर जो कि चांसलर था वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वो एक बहुत छोटा सा 18-19 साल का सोल्जर था, सैनिक था वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है. तो ये सब है. At the end of World War I, Alsace-Lorraine passed from Germany to France. Alsace-Lorraine एक ट्रीटी है जो कि जर्मनी से फ्रांस में पास. Germans perceived the treaty as humiliating. Number one, humiliating, which was seen by historians as influential in the rise of Adolf Hitler. ठीक है, सेम मैंने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले ही बात बोली. तो ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी, एक तमाचा था जर्मन इतिहास में. और इसीलिए वो एडोल्फ हिटलर को उन्होंने वोट दिया, एडोल्फ हिटलर पावर में आए, और फिर एडोल्फ हिटलर ने प्रोपेगेंडा के तहत सब काम ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, लोगों का साथ लेके. ये नहीं कि लोग उनके अगेंस्ट है, नहीं, लोग उनका पूरा साथ देते थे. अब पढ़ते हैं वाइमार रिपब्लिक इन नाजी जर्मनी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. On August 11, 1919, President Friedrich Ebert signed the Democratic Weimar Constitution. पहली बार जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और ये वाइमार में बनाया गया, इसलिए वाइमार रिपब्लिक कही जाती है. The worldwide Great Depression hits Germany in 1929. अब आप लोग अभी अपने 20-30 साल की उम्र में ही होंगे, तो आप लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन यानी रिसेशन का टाइम देखा 2008-2009 में. इससे पहले 2029 में पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हुआ था. ग्रेट डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे. अगर मुझे एक छोटी सी ब्रेड खानी है, ब्रेड खरीदनी है, पूरा पैकेट नहीं, बस एक पीस, तो मुझे बकेट्स भर भर के पैसा देना पड़ता था, तो एक मैं ब्रेड खरीद सकती हूँ. तो इस तरह से लोग परेशान थे. फिर एक वर्ल्ड वॉर 1 में ऑलरेडी जर्मनी हार चुका था, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ था, फ्रांस ने इतना ह्यूमिलिएट किया था जर्मनी को, और सेकंड ग्रेट डिप्रेशन. तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो समाज में, और क्राइम बहुत बढ़ गया था समाज में. इन सब चीजों ने हिटलर को पावर में लाने दिया. हिटलर ने वादा किया सबसे कि जब मैं पावर में आ जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर जर्मन्स ने हिटलर को पावर में लाए, जर्मन्स ने हिटलर को वोट दिया, तो क्यों दिया? क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, उनके साथ भी अच्छा नहीं घटित हो रहा था, वो भी एक चेंज चाहते थे, वो भी जो उनकी यथास्थिति थी, यथास्थिति मतलब स्टेटस को, उससे परेशान हो गए थे. ठीक है, तो आपको हर चीज इंटरलिंक करके चलनी है, हर चीज इतिहास से जोड़ के चलनी है, तो आप जर्मन स्टडीज में बहुत अच्छा कर पाएंगे. The worldwide Great Depression hit Germany. Nazi party led by Adolf Hitler won the federal election. Hindenburg appointed Hitler as chancellor. Now in 1933, Hitler became chancellor. What Angela Merkel is today, Hitler became in 1933. Same. The Enabling Act of 1933 gave Hitler unrestricted power. Unrestricted power, that there is no restriction. He can do anything and everything. He can kill anyone. He can make another chancellor, anyone. He has all the powers.
his government established a centralized state. Now there is no small 16 states. There is one state, that is Germany. There is one constitution, there are particular rules, and Hitler is a lord, or Hitler is maybe सब उनके अंडर काम करेंगे. अब ऐसा नहीं है हिटलर ने बस सब गलत ही किया, हिटलर ने काफी अच्छे काम भी किए. आज जो जर्मनी में जर्मन हाईवे की तारीफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोबान, जिसे ऑटोबान कहा जाता है. ऑटो मीन्स गाड़ी, बान मीन्स ट्रेन. सो गाड़ियों की ट्रेन, गाड़ियों की श्रृंखला. हाँ, तो ये कहाँ पे होती है? हाईवेज पे, एक के बाद गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, गाड़ियों की श्रृंखला बनी हुई है. तो ये ऑटोबान हम हाईवेज को कहते हैं. Autobahn was the federal control access highway system in Germany and it is very successful. बल्कि आज के डेट में इंडिया इन ऑटोबान्स को कॉपी करता है. In 1935, the regime withdrew from the Treaty of Versailles and introduced the Nuremberg laws, which targeted Jews and other minorities. अब आप देखिए, अब जितना भी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, वो सब धीरे धीरे हटता जाएगा और क्या होगा? ज्यूज पे हमला, ट्रांसजेंडर पे हमला, कोई LGBTQ कम्युनिटी का है उन पे हमला. ठीक है, तो अब आप ये चेंज देख सकते हैं, वाइमार रिपब्लिक एंड नाजी जर्मनी. इसीलिए हिटलर की लिखी हुई किताबें यहाँ पे बैन है. Kristallnacht, the night of broken glasses, was a night of destruction of Jews. तो यहाँ से destruction of Jews started. How? It's known as Kristallnacht, where everyone, if you are a Jew, concentration camps. अगर आप Jew हैं, आपके घर में एक स्टार सितारा जो यहूदियों का सिंबल होता है, जैसे हमारे हिंदुओं का स्वास्तिक हो गया, तरह तरह के धर्म में एक सिंबल होते हैं, ऐसे यहूदियों का सिंबल होता है सितारा. ठीक है, तो वो घरों पे लगा दिया गया. अच्छा, ये यहूदियों का घर है तो वो सितारा लगा दिया गया. अच्छा, ये किसी यहूदी का बैंक है, ये किसी यहूदी की दुकान है, तो वो सितारा. यानी अब वो बाकी समाज के लोगों से हटकर पहचाने गए यहूदी. तो एक तरह से ये बड़ा इजी था हिटलर के सैनिकों के लिए उन पे वार करने के लिए, उन पे हमला बोलने के लिए, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को परेशान करने के लिए काफी इजी हो गया था, क्योंकि वो अब समाज में हटके अलग से दिखने लगे. On September 1, 1939, Germany invaded Poland, beginning World War II in Europe. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि World War II कैसे स्टार्ट हुआ, World War II कैसे खत्म हुआ. हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं, बहुत सारे देश गुट बना रहे हैं, दूसरे देशों के अगेंस्ट गुट बना रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये कहते हैं ना, आग डालना, आग में घी डालना वाला काम क्या हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, पोलैंड में घेराबंदी करी. अब ये पोलैंड किसका पार्ट था? यूएसएसआर. यानी यूएसएसआर एक पावर था, जैसे यूएसएसआर. आज की डेट में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं, पहले यूएसएसआर और यूएसए सिर्फ ये दो देश पावर में हुआ करते थे. ठीक है, तो यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, जो आज रशिया है, प्लस 17 देश और. ठीक है, तो बस मैं ये जल्दी से खत्म करती हूँ, छोटा सा आपको बताती हूँ, उसके बाद हम बाकी कल करेंगे. तो ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ इन द स्प्रिंग ऑफ 1940. जर्मनी कॉन्कर्ड डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, फ्रांस. तो आप सोच सकते हैं हिटलर के सैनिकों ने कितना चारों तरफ से देशों को जर्मनी में ले आए थे, उनको घेर लिया था, उनको इन्वेड कर लिया था. ठीक है, then even Germans suffered a lot. Germans died, many people were taken as prisoner of wars, and following Hitler's suicide during the Battle of Berlin, Germany surrendered on 8 May 1945, ending World War II in Europe. So starting Poland में घेराबंदी, एंड हिटलर का सुसाइड, और यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका. ठीक है, तो you have to be very knowledgeable and very aware student. ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में घुस रहे हो. नहीं, आपको बहुत इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी,
हम इंडिया कहाँ था, इंडिया किसकी तरफ था, नाजी जर्मनी की तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था, यूएसए की तरफ था, ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 6 बज गया है, हम आज यही खत्म करते हैं, फिर कल हम इसी स्टोरी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप अभी पूछ सकते हैं या कल पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, अब आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच दी। जिसे भी अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है जो मार्क करके रखे होंगे लेक्चर के दौरान, तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए अगर दी अवेलेबल हैं तो जिसे भी जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए। और जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, कल हमारी फिर से सेशन होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगी, जर्मन की सेकंड क्लास। तो और बाकी जो भी टॉपिक्स बच गए हैं कल हम लोग कवर करेंगे। सो यू कैन राइट योर एंड प्लीज चैट में भी क्वेश्चंस ही लिखिए, ताकि थोड़ा कवर हो सके जल्दी से। अगर ज्यादा मैसेज आएंगे तो फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इसे थोड़ा माइंड कीजिएगा। और ये 95 थीसिस में 95 थीसिस मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ एक बार सारे। हाँ, ये पूछा गया है कि जर्मनी का नाम क्यों आता है जब चाइना ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की। आपका नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पे, इस्लामिक प्रोमिनेंस। देखिए, ये एक कही हुई बात है, हमारे पास सबूत नहीं है। जर्मनी में पेटेंट पेटेंट जिसको अब हो गया, अब ऐसे तो बहुत चीजें जो इंडिया में इजाद हुई, लेकिन इंडिया का नाम नहीं है। ऐसे ही चीन में कहा जाता है कि चीन में इतने वर्षों पूर्व कभी कुछ प्रिंट हुआ था, यानी चीन में ये प्रेस थी। बट पेटेंट जो है मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइम जो है उसके बाद से देख के चलेंगे। जो हमारे पास प्रूफ है, जो हमारे पास प्रमाण है, वो ये है कि जर्मनी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की थी, प्रिंटिंग मशीन इजाद की थी। Okay, why Prussia is so important? Neha, Prussia is so important because it's prior to Germany, all right? And what Germany is today, it's same. I can compare why the history of India, Pakistan as one nation is important, right? Now there are two different nations, but still we read before 1947. Still we read the joint battle of Indians and Pakistanis during 1857. Yeah, against Britishers. So same way Prussia is very important. Prussia is nothing जो आज का जर्मनी है, ऑस्ट्रिया का पार्ट है, नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी was another rule, no not that. Prussia है, and I think it's a little bit of East Poland, those nations, all right. So that is why it's very important. अगर आप जर्मनी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बहुत सारे प्रशिया के मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे आपको, then you can go for a toss कि why it is so, yeah. So that is why Prussia is very important in German history, in German studies. Now the next question, Reichstag. Reichstag is USSR. Reichstag is this upper house, I think, lower house, upper house. Yeah, these are the houses, legislature. Like we have MP are a member of parliament. Then we have MLA are Vidhayak in Hindi, or a member of legislative assembly. Yeah, so CM that is chief minister, इनके अंदर आएंगे MLA, and MP will come under prime minister. Same thing. Yeah, Reichstag. Reich is kingdom. Tag is nothing. Tag means day, like Guten Tag. Yeah, Guten Tag. So that is why it's just a name given to it. "95 Thesis" is nothing. It's just a book of Christian Protestants. सुप्रिया, यू आस्क्ड दैट नाजी की टाइम की हिस्ट्री को ज्यादा क्यों पढ़ना है, या फिर ऑटो फॉन बिस्मार्क? देखो, ये दोनों काफी, ऑटो फॉन बिस्मार्क काफी पॉजिटिव वे में, जो आज जर्मनी है, एक फीलिंग है, जर्मन नेशनलिज्म है, जो हमारे इंडिया में ये पेट्रियोटिज्म का है। अब इंडिया में हम कहें कि हम 1857 1957 या किसी को भी भगत सिंह या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों पढ़े, है ना?
तो ऐसे ही इन लोगों को पढ़ना जरूरी है। अब इसमें ऑटो फॉन बिस्मार्क को काफी पॉजिटिव वे में पढ़ा जाता है, हिटलर को नेगेटिव वे में। हिटलर को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है वो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप जर्मन स्टडीज में आ जाओगे, आप इतिहास तो पढ़ोगे, आप साहित्य पढ़ोगे, कोई पोयम लिखी है पोएट ने, आप वो भी पढ़ोगे, आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, तब ये बातें काम आएंगी। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं? डेट कंफ्यूजन है, डोंट वरी, you will understand when you will have study material with you, you will revise, then you will understand. Then what are the questions? Otto von Bismarck is main responsible person for unification of Germany, correct? Yes. Vishal, class will be today and tomorrow only. What is NDW? Abhishek, you asked what is NDW? I think New Deutsche Welle you are talking about. I'm not sure. Yeah. Is it Neue Deutsche Welle? New Deutsche Welle? Then coat of arms के साथ Bundesadler and Reichsadler को please explain कर दीजिए. Okay, coat of arms. Coat of arms is nothing but emblem, right? Bundesadler जब जर्मनी अब रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, जर्मनी एक 16 स्टेट्स का देश है, ठीक है, इसलिए Bundesadler. Now Bundes means federal, all right, federal country. राइश एक्चुअली मीन्स किंगडम, किंगडम तो है नहीं, ठीक है, यानी कोई राजा तो है नहीं, इंपेरियलिस्ट रूल नहीं है, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया है। अदरवाइज ईगल, चील का एम्बलम है वो एक ही है। हाँ आशीष, यू आर राइट, बट वी रियली डू नॉट हैव एनी प्रूफ, राइट आशीष? Aryan, class will be today and tomorrow. Then sort of you asked USSR में South German क्यों गए? नहीं, South Germany was not there in USSR. No way. Okay. And what is difference between the Holy Roman and Ramnav? What is Ramnav? Manish? अंशु, प्रशिया अभी कुछ नहीं है, प्रशिया नहीं है, जर्मनी का ही पार्ट, मतलब जर्मनी इज पार्ट ऑफ प्रशिया, नाउ इट्स नथिंग। ओके मैम, हिटलर को फ्यूरर क्यों बोलते हैं? फ्यूरर इज लीडर, ऑलराइट, like Heil Hitler or Heil Führer. Führer basically means leader, means he is a leader. We have to follow him blindly. Whatever he says, we do not have to question. So that is why he was called Führer. Okay. Now Führer is little bit negative, but if I want to say leader to somebody, I can say Führer or Führerin. Führer male leader, Führerin female leader. Okay. National anthem of Germany, you can hear it's very well present on YouTube. So yeah, 26 countries Germany में नहीं है, they are part of European Union. All right, so yeah, we'll meet today then. Sorry, not today, tomorrow. Okay. Okay, one last question. Holy Roman Empire was established in, or that's misprint in the study material. No, it was. Holy Roman Empire is very old thing. अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा है प्ले अपने 10th में 12th में आईसीएसई बोर्ड में, तो आप जानते होंगे रोमन एम्पायर ही एक तरह से सिविलाइजेशन थी जो कि वहां पे यूरोप में थ्राइव हुई। उसके अलावा बाकी देशों में नोमैड पीपल, उनका कोई ठिकाना नहीं है, बारबैरिक, दे यूज्ड टू हंट, ठीक है, ऐसे लोग थे। कोई सिविलाइजेशन, कोई राजा, कोई ऑर्गेनाइज्ड रूल नहीं था। अब रोम में ही जितने बड़े बड़े फिलोसोफर, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। एल्केमी, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो एल्केमी के बारे में जानते होंगे। ये सब वहां पे मतलब इजाद हुई क्योंकि वहां पे पैसा दिया जाता था स्कॉलर्स को कि आप करो, रिसर्च करो, स्कॉलरशिप मिलती थी बेसिकली। ओके, सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। शुड आई टेक अ लास्ट क्वेश्चन? Weimar Republic क्या है? Okay, we'll continue with this tomorrow. Then Congress of Vienna. Vienna is a city in Austria.